कुछ सुनी, कुछ अनसुनी, कुछ कही, कुछ अनकही कहानियाँ लेके आया हूँ जो शायद आपको आपके डर से मिलाए, क्योंकि डर सबको लगता है। पीयूष और जय शहर की भागदौड़ से तंग आ गए थे और वहाँ से कहीं जाना चाहते थे छुट्टियों के लिए। वो एक शांति भरी जगह जाना चाहते थे, कोई गांव जो शहर और उसकी दिक्कतों से बिल्कुल दूर। पर हमेशा उनका प्लान कैंसिल हो जाया करता था, कभी नौकरी की वजह से, कभी घर की दिक्कतों की वजह से। पर आखिरकार इतनी मुश्किलों के बाद भी वो दोनों छुट्टियों पर जाने का प्लान बना ही लेते हैं। उन्हें एक जगह के बारे में पता चलता है जो शहर से ज़्यादा दूर भी नहीं होती, और वहाँ शायद वो शांति थी जिसे वो ढूंढ रहे थे। इसलिए एक शुक्रवार अपना काम जल्दी ख़त्म करके वो उस गांव की तरफ अपनी गाड़ी बढ़ा देते हैं। कुछ ही समय पर उनकी गाड़ी हवा से बातें कर रही होती है और दोनों थोड़ी देर में ही शहर के बाहर वाले रोड पर होते हैं। पर इतनी रात होने के बाद भी उस रोड पर काफ़ी जाम होता है। जाम में फंसे होने की वजह से पीयूष चिढ़ते हुए जय को कहता है, भाई यार सारा मूड ख़राब हो गया, अब कोई भी आगे रास्ता आएगा ना तो उस पे ले लियो। और होता भी ऐसे ही है। थोड़ी आगे निकलते ही जय को अपनी दाई तरफ एक छोटा रास्ता दिखता है और वो उस तरफ गाड़ी घुमा लेता है। उस रास्ते में थोड़ा आगे जाके उन्हें एक बोर्ड दिखता है जिसमें लिखा होता है अलकापुर 100 किलोमीटर। ये पढ़ते ही जय और पीयूष खुश हो जाते हैं। उन्होंने दूसरा रास्ता लेके सही किया। अब वो उस गांव जल्दी पहुंच जाएंगे। फिर जय गाड़ी की गति बढ़ाता है और वो उस रास्ते पर चलने लगते हैं। वो एक सीधा रास्ता होता है जिसकी दोनों तरफ सिर्फ जंगल और जंगल ही होता है। कोई मोड़ नहीं, कोई घुमाव नहीं। करीब 1 घंटे बाद पीयूष कुछ बाहर देखता है और वो एकदम से जय को कहता है, भाई गाड़ी रोक। ये सुनते ही जय एकदम से गाड़ी रोकता है और उससे पूछता है, क्या हुआ? जिसके जवाब में पीयूष कहता है, जब इस रास्ते पे हमने चलना शुरू किया था तो 5 मिनट के अंदर अंदर ही मैंने कब्रिस्तान देखा था और अभी मैंने वही कब्रिस्तान फिर से देखा है। जय को इस बात पर कोई विश्वास नहीं होता। वो बोलता है, अरे भाई वो कोई दूसरा कब्रिस्तान होगा, ये कोई दूसरा कब्रिस्तान है। पर पीयूष आगे बोलता है, नहीं ये वही है। वही बोर्ड, वही कब्रिस्तान और उसके आगे वही एक कमरा जिसकी बत्ती जली हुई है, ये वही है। पर असल में तो सोचने वाली बात ये है कि जब पूरा रास्ता सीधा था और हम कहीं नहीं मुड़े, सिर्फ सीधा चलते रहे, तो एक कब्रिस्तान दोबारा आया कैसे? और पीयूष यही सोच सोच के परेशान हो रहा होता है। फिर भी जय को यही लगता है कि ये कोई दूसरा कब्रिस्तान है। पर हाँ, उसके जहन में भी ये बात चल रही होती है कि करीब 1 घंटे से वो इस रास्ते पर चल रहे होते हैं और रोड की दोनों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल होता है। कोई दुकान, कोई मकान, कुछ नहीं, जंगल और या तो ये कब्रिस्तान। अब दोनों को लग रहा होता है कि वो खो गए हैं। दोनों अपना मोबाइल निकालते हैं पर उनके दोनों के फ़ोन पर कोई सिग्नल नहीं होता। फिर वो ये फैसला करते हैं कि वो दोनों उस कब्रिस्तान की तरफ जाएंगे और वहाँ जो भी उस कमरे में होगा उससे मदद मांगने की कोशिश करेंगे। गाड़ी कब्रिस्तान के ज़्यादा आगे नहीं होती, तो जय गाड़ी पीछे करता है और थोड़ी देर में ही वो कब्रिस्तान आ जाता है। फिर दोनों गाड़ी से उतरते हैं और कब्रिस्तान की तरफ जाने लगते हैं। कब्रिस्तान के बाहर एक काफ़ी बड़ा बोर्ड होता है जिसमें लिखा होता है कब्रिस्तान, और उसके आगे एक कमरा था जहाँ की बत्ती अभी भी जली हुई होती है।
पर कब्रिस्तान उस माहौल को डरावना बना रहा था। और उसके बाद वो गहरी रात। कमरे के बाहर पहुंचते ही जय कमरा खटखटाता है। थोड़ी देर में ही एक बूढ़ा आदमी सिक्योरिटी गार्ड के कपड़ों में आता है और दरवाज़ा खोलता है। बूढ़े होने की वजह से उसकी पीठ झुकी हुई होती है। उसके लंबे सफ़ेद बाल और दाढ़ी होती है, जिस वजह से वो एक बाबा लग रहा होता है। दरवाज़ा खोलते ही वो जय और पीयूष को ऊपर से नीचे तक देखता है और उनसे कहता है, कौन हो आप और यहाँ इस समय? फिर पीयूष और जय बूढ़े को सब बताते हैं कि कैसे वो अलकापुर जाने के लिए निकले थे, पर बीच रास्ते में ही शायद खो गए। ये सुनते ही बूढ़ा उन्हें बोलता है, आप लोग सही हैं, आप खो गए हैं। अलकापुर यहाँ से दूसरी तरफ है, ये नायकापुर है। फिर जय उस बूढ़े को कहता है, बाबा, तो यहाँ से निकलने का रास्ता क्या है? जिसके जवाब में बूढ़ा कहता है, रास्ता तो यहीं पास में है, पर इतनी घनी रात में आप लोगों को उस रास्ते का पता नहीं चलेगा। आप लोग एक काम करो, आज रात यहीं गुजार लो मेरे कमरे में, और कल सुबह सूरज की पहली किरण के साथ यहाँ से निकल जाना। सुबह यहाँ से निकलना आसान होगा। जिसके जवाब में पीयूष कहता है, नहीं नहीं बाबा, आप क्यों परेशानी उठा रहे हो? हम अभी यहाँ से निकल जाएंगे, आप बस रास्ता बता दो कहाँ से है। जिसके जवाब में बूढ़ा आगे बोलता है, मैं आप लोगों से इसलिए भी अभी जाने के लिए मना कर रहा हूँ क्योंकि ये जगह भूतिया है। इस जगह और इस रास्ते से कई किस्से और कहानियां जुड़ी हुई हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप लोग यहीं रुक जाओ। पीयूष और जय एक दूसरे को देखते हैं। ये सुन के दोनों ही थोड़ा डर जाते हैं और फिर वो यही फैसला करते हैं कि यहाँ से सुबह निकलना ही ठीक रहेगा। फिर बूढ़ा उन्हें अपने कमरे के अंदर आने का इशारा करता है। कमरा अंदर से बिल्कुल अलग होता है। बाहर से वो पुराना लगता है, पर अंदर से एकदम नया। उस कमरे में एक तरफ आग जल रही होती है और दूसरी तरफ 2 पलंग लगे हुए होते हैं और बीच में एक मेज़ और 2 कुर्सी। वो एक सिक्योरिटी रूम के हिसाब से काफ़ी बड़ा और अच्छा होता है। फिर बूढ़ा उन्हें आग के पास बैठने का इशारा करता है, क्योंकि शायद वो रात आम रातों से थोड़ी ज़्यादा ठंडी थी। वो दोनों वहाँ बैठ जाते हैं। इसके बाद बूढ़ा उनको बोलता है, मेरा नाम श्याम है। मैं इस शमशान का रात का चौकीदार हूँ और सुबह दूसरा आता है। हम दोनों इस कमरे का इस्तेमाल करते हैं। तुम दोनों यहाँ पर सो सकते हो। जब सुबह होगी तो तुम यहाँ से निकल जाना। ये बोल के बूढ़ा उन दोनों को कमरे में छोड़कर वहाँ से निकलने लगता है कि तभी पीयूष पीछे से कहता है, बाबा, अगर आपके पास समय हो और आप बुरा ना माने तो क्या आप बता सकते हैं कि क्या कहानी और किस्से हैं इस जगह की, और आपको डर नहीं लगता? ये सुन के बूढ़ा धीमे से घूमता है और हाँ में सर हिलाता है और अपने छोटे किचन की तरफ जाने लगता है। फिर वो चाय बनाने लगता है और चाय बनाते बनाते कहना शुरू करता है, पता नहीं क्या सच और क्या झूठ है। कई सारी अफवाहें जुड़ी हैं इस जगह से। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ समझता है। सबका अलग अलग मानना है, पर ये है जो भी ये रास्ता इस्तेमाल करता है वो मर जाता है, और अगर कोई बच जाता है तो वो सदमे में चला जाता है या पागल हो जाता है। ये बोल के बूढ़ा मुड़ता है और पीयूष और जय के सामने एक एक कप चाय रख देता है। फिर खुद एक कप चाय पकड़कर उनके साथ ही आग के पास बैठ जाता है। फिर बूढ़ा आगे कहने लगता है, पर पता नहीं ये सब कहाँ से शुरू हुआ।
कौन सी थी वो पहली कहानी या क्या घटना थी इसके बाद ये सब शुरू। मैं तुम्हें वो सुनाता हूँ जो मुझे अपने बाबा से सुनने को मिली थी। फिर बूढ़ा उन्हें काफ़ी पुरानी कहानी सुनाता है। बूढ़ा कहता है, एक तांत्रिक हुआ करता था जो अमर होना चाहता था। वो मौत को भी हराना चाहता था, तो उसने लाशों को चुराना शुरू किया। अपनी तंत्र मंत्र की शक्ति से मौत पर विजय पाने की कोशिश करी। कुछ लोगों का तो ऐसा भी मानना था कि वो शैतान की भी पूजा करता था। पर फिर क्या था, लोगों को इसके बारे में पता चल गया। पर इससे पहले कोई कुछ भी कर पाता, वो तांत्रिक हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया। किसी को नहीं पता चला कि उसके साथ क्या हुआ। पर तब से ही इस शमशान से कहीं अफवाहें आने लगी। जो यहाँ से निकलता था वो मरने लगा, तो लोगों ने इस रास्ते का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। पर मेरी मानो तो मुझे नहीं पता कि इन बातों में कितनी सच्चाई है, क्योंकि मेरे सामने ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना मेरे साथ। कहानी ख़त्म होती है। पीयूष और जय एक दूसरे को देखते हैं। उन दोनों को पता होता है कि वो दोनों अब डर चुके हैं, पर वो कुछ नहीं कहते। अब उन दोनों को वो कमरा और भी डरावना लगने लगता है। वो दोनों इसके बाद अपनी चाय ख़त्म करते हैं और बूढ़ा अपनी चाय ख़त्म करता है और वहाँ से निकलने लगता है। कमरे से बाहर कदम रखने से पहले बूढ़ा पीछे देखता है और कहता है, डर उन्हें लगता है जिन्हें मौत का सामना करना हो। इस बार बूढ़े की आवाज़ थोड़ी ज़्यादा भारी होती है और ये बोल के वो कमरे से बाहर चले जाता है। पीयूष और जय इसके बाद भी कुछ बात नहीं करते, बस दोनों एक एक पलंग पर लेट जाते हैं और सोने की कोशिश करते हैं। पर उन दोनों में से किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि उस कमरे की बत्ती बंद कर दे। दोनों बत्ती जलाकर ही सो जाते हैं। उनके सोने के करीब 1 घंटे बाद बाहर से कुछ आवाज़ें आने लगती है, जिसकी वजह से पीयूष आंखें खुलती हैं। जब वो आंखें मलते हुए उठता है तो उसे विश्वास नहीं होता कि वो क्या देख रहा होता है। 2 पल के लिए उसे ऐसा लगता है कि शायद वो किसी बुरे सपने में हो। जो कमरा कुछ समय पहले तक बिल्कुल नया और सुंदर लग रहा था, अब वो कि शायद सदियों से वहाँ पर कोई आया ही ना हो। उसके बगल में जय सो रहा होता है और जय की भी आंखें फिर फटी की फटी रह जाती हैं। उन दोनों को समझ नहीं आता कि ये क्या है। पूरा कमरा बिल्कुल बदल चुका होता है। उसकी छत ऊपर से टूटी फूटी होती है। उस कमरे का सारा सामान पुराना होता है। जाले, मकड़ियाँ, कीड़े मकोड़े और उधर चांद के अलावा कोई रोशनी का जरिया नहीं होता। वो ये सब देखकर कुछ हरकत करे इससे पहले उन्हें कमरे के बाहर से बहुत सारे लोगों की आवाज़ें आने लगती हैं। कुछ समय बाद ही ऐसा लगता है कि काफ़ी सारे लोगों की भीड़ ने उस कमरे को घेर लिया हो। कई सारे लोग दरवाजे को पीटना शुरू कर देते हैं। खिड़कियों को खटखटाने लगते हैं। उन दोनों को समझ नहीं आता कि उनके साथ ये क्या हो रहा है। उन्हें ऐसा लगता है कि कोई बुरा सपना उनका पीछा कर रहा हो, पर दोनों एक ही सपना कैसे देख सकते हैं। इसके बाद बाहर लोगों की आवाज़ बढ़ने लगती है। ऐसा लगता है कि लोगों का गुस्सा अब बढ़ रहा है।
वो और तेज दरवाज़ों को और खिड़कियों को मारने लगते हैं। वो आवाज़ काफ़ी बढ़ जाती है। इतनी बढ़ जाती है कि उन दोनों को अपने कान ढकने पड़ते हैं और अगले ही पल बिल्कुल चुप। एकदम से इतनी शांति हो जाती है, उन दोनों को अपने दिल की धड़कन भी सुनाई देने लगती है। बाहर ऐसा सन्नाटा हो जाता है कि वहाँ कभी कोई था ही नहीं। उन्हें बस उस गहरी रात की और जंगल की आवाज़ें अब आ रही होती। अभी भी कुछ समझ नहीं आता, पर दोनों का डर से बुरा हाल होता है और उन्हें इस बात पर यकीन हो जाता है कि जो भी उनके साथ हो रहा होता है वो बिल्कुल सच है। अभी भी उनके फ़ोन पर कोई सिग्नल नहीं होता, पर डर की हालत में वो दोनों ये फैसला नहीं कर पाते कि उन्हें बाहर जाना चाहिए या नहीं। पीयूष डरते डरते बाहर जाने का इशारा करता है उन दोनों को, पर जय सर नाम हिलाता है। इससे पहले कि वो कुछ फैसला करे, वो देखते हैं कि कहीं से कमरे में आग लगी है। शायद किसी ने बाहर से लगाई हो। फिर अपनी जान बचाने के लिए वो दोनों उस कमरे से बाहर निकलते हैं। और बाहर का नज़ारा भी बिल्कुल विपरीत होता है। कब्रिस्तान अब और डरावना लग रहा होता है। उसके आगे कोई बोर्ड नहीं होता, उसकी कब्रें खाली होती हैं और बहुत पुरानी होती हैं। वहाँ कोई चौकीदार नहीं होता और ना ही कोई और। वो कमरा बाहर से भी और पुराना लगने लगता है। वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं और अपनी गाड़ी की तरफ पहुँचते हैं। दूर दूर तक जंगल और कोहरे के अलावा उन्हें कुछ नहीं दिखता। दोनों जल्दी से गाड़ी में बैठते हैं और जय हवा की गति से उस सीधे रास्ते पर गाड़ी भगा देता है। और कम से कम 25 मिनट तेज़ गाड़ी चलाने के बाद वो गाड़ी रोकता है। इसके बाद वो दोनों एक गहरी सांस लेते हैं, पर तभी उन्हें ऐसा एहसास होता है कि मानो कोई उनके ठीक बिल्कुल पीछे बैठा हो। और उसने भी एक लंबी सांस ली हो। ये सुनते ही उनका खून बिल्कुल ठंडा हो जाता है। वो जहाँ होते हैं वहीं जम जाते हैं, पर उन्होंने ये साफ साफ सुना होता है। इसके बाद फिर से जो कोई पीछे होता है वो एक लंबी सांस लेता है, पर इस बार वो दोनों तेज़ी से गाड़ी से बाहर उतरते हैं और पीछे देखते हैं, पर उस समय पीछे कोई नहीं होता। पर इसके बाद वो जो बाहर देखते हैं वो उनके लिए भ्रम और असलियत का फ़र्क ख़त्म कर देती है, क्योंकि उनकी गाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी होती। पच्चीस मिनट सीधे रास्ते पर तेज़ गाड़ी चलाने के बाद भी उनकी गाड़ी वहीं उसी कब्रिस्तान के आगे खड़ी होती है। वो दोनों डर से पागल होने की कगार पर होते हैं और इस बार जब वो गाड़ी के पीछे देखते हैं तब उन्हें एक आदमी दिखता है, पर ये वो बूढ़ा आदमी नहीं होता। उसके चेहरे पर कोई रंग नहीं होता, पर एक डरावनी मुस्कान होती है। उसकी आंखें अंदर तक धंसी हुई होती हैं, पर पता नहीं कैसे
एक ही समय पर वो पीयूष और जय दोनों को देख रहा होता है। ये देखकर वो दोनों गाड़ी से दूर हो जाते हैं और पैदल उस जगह से भागने लगते हैं। वो अपनी सारी जान लगाकर उस जगह से भाग रहे होते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि उनके पीछे शायद काफ़ी लोगों की भीड़ भाग रही हो। इसके बाद वो डर की हालत में उस रास्ते पर अंधाधुंध भागने लगते हैं, पर तभी पीयूष किसी वजह से नीचे गिर जाता है। ये सुन के जय रुकता है और पीयूष को उठाने के लिए पीछे घूमता है, पर जो वो देखता है वो शायद उसे सच में पागल करने के लिए काफ़ी था। उसे पीयूष रोड पर गिरा दिखता है, पर रोड के बगल में वही कब्रिस्तान और वही कमरा होता है। पीयूष गिर कर उठता है तो देखता है कि जय एक तरफ देख रहा होता है। पीयूष उसी तरफ देखता है तो उसे समझ आता है कि इतनी देर में वो थोड़ा भी आगे नहीं आए, वो वही थे उस कब्रिस्तान के आगे। उन दोनों को समझ आता है कि किसी वजह से वो उस जगह पर फंस गए हों। जय अब डर से पागल हो चुका होता है। वो बोलता है, मुझे नहीं मरना भाई, मुझे यहाँ नहीं मरना, मुझे नहीं मरना यार, प्लीज़ पीयूष मुझे यहाँ से निकाल, मुझे मेरी बात सुन, मुझे सच में नहीं मरना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे यहाँ से बस निकाल भाई, प्लीज़ पीयूष मुझे यहाँ से निकाल, मुझे यहाँ नहीं मरना, मुझे यहाँ नहीं मरना। पीयूष जय को संभालते हुए कहता है, जय मैं यही हूँ ना, तू भी यही है, मैं भी यही हूँ, जब तक हम साथ में है ना कुछ नहीं होगा, बस तू यही रह। मुझे पता है तुझे डर लग रहा है, पर मैं यही हूँ, हम दोनों साथ में है ना। डरा तो पीयूष भी होता है, पर जय की हालत काफ़ी ख़राब होती है। फिर जय बोलता है, एक तरीका है पीयूष, एक तरीका है इससे निकलने का, मुझे समझ आ गया। एक ही तरीका, जंगल तरीका है, जंगली तरीका है, जंगल की तरफ भागते हैं पीयूष, जंगल की तरफ भागते हैं पीयूष, वो एक तरीका है, मैं तुझे कह रहा हूँ, जंगल की तरफ भागते हैं, जंगल ही एक तरीका है, जंगल ही एक तरीका है। पीयूष जय को समझाने लगता है, जय शांत हो जा, जय शांत हो जा, मुझे पता है तू काफ़ी डर गया है, पर शांत हो जा, प्लीज़ शांत हो जा, हम निकलेंगे यहाँ से, हम यहाँ से निकलेंगे, यहाँ नहीं फंसेंगे, तू शांत हो जा। लेकिन पर इससे पहले पीयूष आगे कुछ बोले, जय जंगल की तरफ भागने लगता है और पीयूष उसे पकड़ने की भी कोशिश करता है, पर जय पीयूष को धक्का देकर जंगल की तरफ काफ़ी तेज़ निकल जाता है और भागते भागते भी वो ये कहता है, आजा पीयूष, आजा, यही रास्ता है, जंगली रास्ता है, आजा पीयूष, जंगली रास्ता है, जंगली रास्ता है पीयूष, जंगली रास्ता है पीयूष, आजा। पीयूष पीछे से जय को बुलाता रह जाता है, पर जय जंगल और उस घने अंधेरे में कहीं खो जाता है। इसके बाद पीयूष उस जगह पर अकेला रह जाता है, पर उसे महसूस ये हो रहा होता है कि उस जगह उसके साथ काफ़ी लोग हैं। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे, वो बस इस जगह से निकलना चाहता था, पर अब उसकी हिम्मत भी जवाब दे देती है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है, वो नीचे गिर जाता है और जैसे जैसे उसकी आंखें बंद होने लगती हैं, उसे वही आदमी दिखता है जो उसे अपनी गाड़ी में दिखा था, पर इस बार उसकी मुस्कान और भी खौफनाक होती। अगले दिन सूरज की रोशनी के साथ पीयूष की आंखें खुलती हैं। वो जब उठता है तो वो उसी रोड पर वही पड़ा हुआ होता है। वो कब्रिस्तान और वो कमरा अभी भी वैसे ही होते हैं। वो आसपास देखता है और वो वहाँ अकेला होता है। कल रात की सारी बातें उसे एक बुरा सपना लगती हैं, पर वो सच थी। जय सच में जंगल में कहीं खो गया था, पर पीयूष को अभी भी अकेले जंगल में जाने से डर लग रहा था, इसलिए वो अपनी गाड़ी की तरफ भागता है और ये सोचता है कि पहले
वो यहाँ से निकलेगा और फिर लोगों के साथ आके जय को ढूंढेगा। फिर अपनी गाड़ी में बैठता है और वहाँ से फिर से निकलने की कोशिश करता है। और इस बार सच में 2 मिनट बाद ही एक गांव आ जाता है। जय को इस बात पर विश्वास नहीं होता। उस गांव में कुछ लोग एक चाय की दुकान पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। ये देखकर जय अपनी गाड़ी वहीं रोकता है और जल्दी गाड़ी से उतरकर उनकी तरफ भागने लगता है। उसकी ऐसी डरी हुई हालत देखकर उस दुकान के आसपास के सारे लोग उसके पास आ जाते हैं और उनमें से एक आदमी बोलता है, अरे 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 साहब, क्या हुआ? कहाँ से भागे भागे आ रहे हैं आप? और इतने डरे हुए क्यों लग रहे हैं? पर पीयूष इतना डरा हुआ होता है कि उसके हलक से कोई आवाज़ ही नहीं निकलती। उसे अभी भी यकीन करने में मुश्किल हो रही होती है। इसलिए वो लोग उसे उस चाय की दुकान पर ले जाते हैं और वहाँ बिठाते हैं। कुछ वक्त शांत होने के बाद पीयूष उन लोगों को सब कुछ बताता है कि जो भी उसके साथ साथ हुआ, वो चौकीदार, उसकी वो तांत्रिक वाली कहानी और कैसे उसका दोस्त जय जंगल में खो गया और उसे उनकी मदद चाहिए उसे ढूंढने के लिए। ये सुन के अब उन लोगों के चेहरों का रंग उड़ गया था। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ये जिंदा कैसे बच गया। और ये तांत्रिक वाली कहानी तो उन्होंने भी पहली बार ही सुनी थी। फिर उनमें से एक आदमी पीयूष को एक दूसरी कहानी सुनाता है। वो कहता है, काफ़ी समय पहले इस कब्रिस्तान से लाशें गायब हो रही थी, पर ऐसा क्यों हो रहा था और कैसे हो रहा था, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। इसलिए लोगों ने इस कब्रिस्तान पे लाशें दफनाना बंद कर दिया और इसलिए इस कब्रिस्तान को आधा कब्रिस्तान भी कहते हैं। फिर लाशें गायब होने की वजह से कब्रिस्तान भूतिया हो गया और वहाँ से जो भी निकलने लगा वो मर गया और या तो पागल हो गया। जैसे कुछ दिन पहले गांव का एक लड़का विजय जो उस रास्ते पर बेहोश मिला और अगले दिन ही उसके अस्पताल में मौत हो गई। पर हैरानी वाली बात तो ये है कि विजय की माँ के हिसाब से विजय उस रात घर आया था। ये सब सुन के पीयूष पूरी तरह डर गया था, शायद सदमे में ही चला गया था और गांव के लोग भी। पर अगर पीयूष की बात सच थी तो वो बाबा कौन था और उस तांत्रिक का क्या हुआ? क्या वो सच में अमर हो गया? और क्या जय अब कभी नहीं आएगा? इस हादसे के अगले दिन ही पीयूष को शहर वापस भेज दिया गया, पर वो कभी इस हादसे से बाहर नहीं निकल पाया और इसके 2 दिन बाद ही गांव के लोगों को जय की लाश मिली उसी जंगल में। पर अगर पीयूष की माने तो उसे जय फिर से दिखा था उसी कब्रिस्तान के आगे एक डरावनी मुस्कान लिए, तब जब वो उस रास्ते से शहर वापस जा रहा था। अलकापुर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, क्या आप वहाँ जाएंगे? आप सुन रहे थे डर सबको लगता है।